नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? दिस इज पूर्विशा एंड वेलकम बैक। वेलकम टू द न्यू लेक्चर। टुडे वी विल सी डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस। डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस है वो दो सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, या तो क्वांटिटेटिव में या तो रीजनिंग में। तो आज हम लोग क्वांट पार्ट नहीं देखेंगे, हम लोग खाली रीजनिंग के डेटा सफिशिएंसी पढ़ने वाले हैं। सी नॉर्मली डेटा सफिशिएंसी दोनों पार्ट में आता है और ज्यादातर केसेस में इनको मिक्स करके पढ़ाया जाता है। बट मुझे यहाँ पर कोई भी खिचड़ी करने में इंटरेस्ट नहीं है। सो आई एम गोइंग टू कीप बोथ ऑफ देम सेपरेट। जो पिज्जा है उसको मैं पिज्जा ही रखने वाला हूँ, और जो रोटी सब्जी है उसको रोटी सब्जी रखने वाला हूँ। उसमें से कौन सा क्या है वो आप अपने आप से डिसाइड कर लो। मेरा काम यहाँ पर वो डिसाइड करना नहीं है। सो डेटा सफिशिएंसी में एक्चुअली क्या होता है, दिस आर स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं उससे। नाउ फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, डेटा सफिशिएंसी अपने आप में कोई एक टॉपिक नहीं है, रादर दिस इज ओनली अ वे ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन, है ना। अब तक हमें क्या होता था, हम लोगों को एक पूरा डेटा दिया जाता था और सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता था, देन फाइंड आउट दिस। अब इस केस में ये होगा कि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, फाइंड आउट दिस, ये आपको सबसे पहले पूछा जाएगा। और वो जो डेटा आपको दिया जाता था वो सेग्रीगेटेड पार्ट्स में आपको जस्ट बिलो द क्वेश्चन दिया जाएगा। एंड यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई, व्हाट आर यू सपोज टू आइडेंटिफाई? द डेटा सफिशिएंट टू आस्क द क्वेश्चन। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई द मिनिमम डेटा विच इज रिक्वायर्ड होता है, करेक्ट। तो डेटा सफिशिएंसी में ज्यादा से ज्यादा कितना डेटा लेके आंसर करोगे ये नहीं होता है, कम से कम कितना डेटा लेकर आप आंसर कर सकते हो, या तो आप आंसर पर पहुंच सकते हो, ये आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि मैंने बताया, ये अपने आप में कोई नया चैप्टर या टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पर कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, रैंकिंग, ऑर्डर, तो यही सारी चीजों में से जो आप रीजनिंग में पढ़े हुए हो, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बस ओनली डिफरेंस विल बी द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पहले होगा और डेटा उसके बाद में होगा, करेक्ट। अब जब आप क्वेश्चंस का डेटा पढ़ रहे हो तो प्लीज डू नॉट अज्यूम एनीथिंग गिवन बियॉन्ड द डेटा। जो आपको डेटा में दिया हुआ है, अवेलेबल है, उससे ज्यादा कोई भी चीज यहाँ पर आप लोग अज्यूम नहीं करोगे, है ना। मतलब ए बोला होगा और मैं तो पूरा अल्फाबेट अज्यूम कर लूंगा, और चांद बोला है तो मैंने तो साथ में तारे भी लाके दे दिए। तो ऐसा सब नहीं, जितना इन्फो दिया है आपको उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं सोचना है, करेक्ट, है ना। लाइक ऐसा बताया है ए से बी जा रहे हैं, तो अब ये सब सोचने नहीं बैठने का कि ए से बी फिर कैसे जाएंगे, सी बीच में है नहीं है। तो दैट इज नॉट वी आर सपोज टू डू। अब डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपको इतना ही आइडेंटिफाई करना होता है, वेदर द गिवन डेटा इज, वेदर द गिवन डेटा इज sufficient to answer or not। तो आंसर आपको फाइंड नहीं करने हैं। प्लीज डू नॉट ट्राई एंड फाइंड आउट दी आंसर्स एवरी टाइम। nobody has asked you what is the answer, only thing which has been asked, कैन यू आंसर। तो आपको डेटा देखकर अगर लगता है कि आंसर कर पाओगे तो यस करो, आपको लगता है कि नहीं मुझसे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आंसरेबल है, आई थिंक यहाँ पर डेटा इनएडिक्वेट है, तो यू सेड आंसर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, डेटा इनएडिक्वेट एक ऑप्शन रहता था कि डेटा इनएडिक्वेट है, या तो आंसर मिल गया, तो आंसर मिला तो क्या मिला। अब यहाँ पर मिला तो क्या मिला नहीं है, बस डेटा इनएडिक्वेट आएगा कि नहीं आएगा उतना ही हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप अगर मैं प्रोसेस में जाऊंगा तो यहाँ पर ऐसा प्रोसेस है कि आप जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के नीचे हमें डेटा सेट दिए होंगे, स्टेटमेंट्स दिए होंगे। अगर 3 स्टेटमेंट है तो 3, अगर 1 है 2 है तो 2। इस हिसाब से अब वन बाय वन इनको टैली करोगे, ओनली टैली ओनली वन। क्या इससे आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है, यस नो। देन टैली ओनली दी सेकंड, क्या इससे आंसर आ सकता है, यस नो। देन टैली ओनली दी थर्ड, क्या इससे आंसर आ सकता है, यस और नो। जब आप ओनली सेकंड या ओनली थर्ड को टैली कर रहे हो तो फर्स्ट वाला जो डेटा है वो दिमाग में से निकाल दो टेम्पररी। अगर वो आपके माइंड में रह रहा है और ओनली सेकंड पढ़ रहे हो उस टाइम पर फर्स्ट वाला डेटा भी आपने गलती से कलेक्ट कर लिया,
तो उस केस में ये होगा कि दोनों मिलकर आंसर आता था और आपको लगा खाली सेकंड से आप आंसर लेके आए हो। सो व्हाइल चेकिंग दिस सेकंड एंड थर्ड प्लीज मेक श्योर फर्स्ट वाला जो है उसको आप टेम्पररी भूल गए हो, है ना? न याद तेरी आने दूंगा, तो वो याद तेरी सेकंड एंड थर्ड में फर्स्ट नहीं आना चाहिए, थर्ड के टाइम पर सेकंड और फर्स्ट दोनों नहीं याद आने चाहिए, करेक्ट? फिर क्या, अब आपने इंडिविजुअली उनको चेक कर लिया है। अगर आपको लगता है ओनली वन इज सफिशिएंट, ओनली टू इज आल्सो सफिशिएंट, ओनली थ्री इज आल्सो सफिशिएंट टू मार्क द आंसर, तो फिर इनको आपको कंबाइन करके चेक करना जरूरी नहीं होता है, उस हिसाब से आंसर मार्क कर लो। जब इनको इंडिविजुअली चेक करने के बाद भी आपको लगता है कि आंसर नहीं बन रहा है, देन यू कंबाइन द डेटा एंड यू चेक फॉर द आंसर। अब मिल रहा है या नहीं कंबाइन करने से आंसर, हाँ या ना? अगर हार है तो उस हिसाब से आंसर मार्क करिए। ऑप्शंस दिए होंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। कंबाइन करने के बाद भी अगर आंसर नहीं आता है देन सिंपली मार्क द आंसर कि सब कुछ हमने कंबाइन कर लिया, एक साथ सब कुछ हमने देख लिया है, फिर भी आंसर जो है वो नहीं आ रहा है। अगर फिर भी जो है वो आंसर नहीं आ रहा है तो क्या, तो उस हिसाब से मार्क कर लो, है ना, कि इवन आफ्टर चेकिंग ऑल दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर हम लोग आंसर जो है वो नहीं ला सकते। आई होप मेरी बात समझ रहे हो, एकदम ये क्लियर है जो मैं आपको बताने या समझाने जा रहा हूँ। तो आंसर्स नहीं चाहिए, प्लीज डू नॉट ट्राई एंड फाइंड आउट आंसर्स एवरी टाइम। आंसर्स आ सकते या नहीं आ सकते उतना ही चाहिए। काफी बार बच्चे यहाँ पे ये गड़बड़ करते हैं कि हर बार डिटेल में आंसर ढूंढने जाते हैं, देन दे टेक लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर बताते सर पेपर तो टाइम से खत्म नहीं होता, इतना लेंथी पेपर थोड़ी कोई पूछते। बट इतना लेंथी पेपर नहीं पूछा था, अननेसेसरीली यू टुक द लॉन्गर टाइम। Whatever was not asked, you try and identify all those things. Please do not try and identify all those things which are not being asked to you in the examination. समझ रहे हो? करेक्ट। मैं टॉपिक पर नहीं जाऊंगा अभी, कोडिंग डिकोडिंग कैसे सॉल्व करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं समझाने वाला है, बताने वाला हूँ। आई एक्सपेक्ट कि वो आपको आता होगा। वो सब कुछ आने के बाद ही डेटा सफिशिएंसी पर जाना होता है। तो हमेशा याद रखो, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डेटा सफिशिएंसी इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स व्हिच यू ट्राई एंड अटेम्प्ट। जैसे क्वांटिटेटिव होता है तो हमेशा डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे लास्ट में पढ़ाया सीखा जाता है, जब आपको बाकी सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो सेम इज द केस हियर विद द डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी भी आप सबसे लास्ट में पढ़ते या सीखते हो जब आपके बाकी सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होते हैं, करेक्ट? बच्चों डोंट ट्राई विद द डेटा सफिशिएंसी। मैं तो पहला ही इससे ट्राई करूंगा, मुझे तो बचपन से ही खतरों से खेलने की आदत है, तो ऐसे खतरे प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। डोंट ट्राई एंड डू दैट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो वो पहले डायरेक्शन दिया हुआ है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बाद नीचे क्या है, हर बार आपको यहाँ पर बताया दो दो स्टेटमेंट दिए होंगे एंड देन ऑप्शंस आर बीन गिवन ए बी सी डी ई ई। ए में बताया है ओनली वन इज सफिशिएंट टू आंसर, मतलब खाली एक से ही आंसर आ गया, दूसरे से नहीं आ रहा है। फिर बी में बताया है ओनली टू इज सफिशिएंट, तो खाली सेकंड वाले से आंसर बन रहा है, फर्स्ट से नहीं बन रहा है। फिर सी में आइदर इज सफिशिएंट, मतलब वन इंडिविजुअली आंसर दे रहा है, टू भी इंडिविजुअली आंसर दे रहा है। जब ये इंडिविजुअली वन एंड टू आंसर करते हैं तो दोनों के आंसर अलग हुए तो चलता है, बिकॉज इन दैट केस दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। फर्स्ट जो है वो सेकंड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सेकंड जो है वो फर्स्ट पर डिपेंडेंट अगर नहीं है, then individually answers can be given. It is very well possible. Please do not try and say सर पहले में तो 5 आया, दूसरे में 7 है, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा चलेगा इफ आइदर और वाला ऑप्शन है तो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज फिक्स आंसर आना चाहिए, एक यूनिक स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए, करेक्ट? चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पर है, तो नेक्स्ट क्या है? डी है। इफ डेटा इन बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, दोनों मिला के नहीं आया है ना, वो आपको तब पता चलेगा जिस जब आप उससे पहले ई वाला चेक कर लोगे कि दोनों मिलाकर आंसर आता है या नहीं आता है। अगर दोनों मिलाकर आ गया तो ई मार्क करना, नहीं आया तो डी, करेक्ट? सर ये उल्टा नहीं होना चाहिए, दोनों मिलाकर आ गया तो पहले पता चलता है तो उसका डी बाद में ही होना चाहिए। मैं भी हमेशा ऐसा ही सोचता हूँ, बट एग्जाम में नॉर्मली यही सीक्वेंस रखते हैं। सो आई हैव केप्ट द सेम सीक्वेंस, करेक्ट है ना?
कुछ बच्चे एबीसीडी घर से रट्टा मार के जाते हैं, सो आई डोंट वांट देम टू फेस अ ट्रबल और प्रॉब्लम इन द एग्जाम। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई रट्टा मार के नहीं जाता। तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन अब मेरे पास आया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट के। अब अब हम लोग थोड़ी लॉजिक में भी बात करेंगे, है ना, क्योंकि जिंदगी में हमेशा थोड़ा लॉजिक होना चाहिए, तो बाकी का जो थोड़ा मैजिक है ना, वो अपने आप फॉलो कर लेता है? हमेशा ऐसा ही होता है, मैजिक को लॉजिक फॉलो नहीं करेगा कभी जिंदगी में, याद रखना। इट इज ऑलवेज द लॉजिक जिसको मैजिक जो है वो फॉलो करेगा, है ना। तो कॉज इफेक्ट जैसा केस है, वो भी कभी पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं। So there are two statements, statement one, statement two. अब मुझे पूछा है what is the direction of point A with respect to K. K के रिस्पेक्ट में A कौन से डायरेक्शन में है। नॉर्मल जैसे डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, वैसे ही इसको भी समझना होता है, सॉल्व करना होता है। कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट नॉर्थ वाला अरेंजमेंट होता है, जहां पर हम लोग फेसिंग करते हैं उसी को नॉर्थ मानना होता है। बट बिफोर डूइंग दैट, खाली देखकर हमें समझ में आएगा कि ओनली वन या ओनली टू से पॉसिबल है या नहीं है। तो ओनली वन या ओनली टू से तभी पॉसिबल है कि जब ए एंड के दोनों उसी के अंदर आ जाते हो। मतलब स्टेटमेंट वन में ए एंड के दोनों है, अगर दोनों है तो जरूरी नहीं है कि ओनली वन से आ ही जाएगा, हाँ, लेकिन चांस बनता है। लेकिन अगर खाली ए है वन में और टू में खाली के है, तो ओनली वन ओनली टू तो पॉसिबल ही नहीं होता उस केस में। फिर उसको चेक ही नहीं करना होता है, डायरेक्ट कंबाइन करके ही चेक किया जाता है। तो अब मैं टाइम कम करने की बात कर रहा हूँ। प्रोसेस में मैंने ये बताया था आपको, मुझे पता है कि पहले खाली वन चेक करो फिर खाली टू चेक करो, क्योंकि तब इंडिविजुअल क्वेश्चंस पर नहीं जा रहे थे ना। खाली प्रोसेस से ही समझ में आ जाता तो मुझे क्वेश्चन पढ़ाने की जरूरत ही क्या थी। क्वेश्चन अब इसलिए समझ में आ रहा हूँ बिकॉज नाउ वी नीड टू लुक एट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि आप अप्रोचेस कैसे कर सकते हो। तो अब फर्स्ट में मुझे ए दिख रहा है, अब के ढूंढना चालू करो, कहीं पर भी के है फर्स्ट में नहीं है, तो ओनली वन विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर श्योर, करेक्ट है ना। कोई आपको पूरी दुनिया में कुछ भी बताए, इस हिसाब से कोई इसका लॉजिक नहीं करवाता है। सब वो स्टैंडर्ड रट्टा मरवाते, बोले अरेंजमेंट चालू कर दो, बना नहीं बना। अब बना नहीं बना क्या, खाली ये है के है ही नहीं, तो नहीं बनने वाला है यार, सीधी सी बात है। अब दूसरे में बताया है, दूसरे के अंदर एक एक ढूंढो, सेकंड के अंदर खाली मुझे एक के दिखाई दे रहा है, ए नहीं है, करेक्ट बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात। तो फर्स्ट में ए था, सेकंड में के है, तो आंसर आया टू बी बोथ टुगेदर से ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब बोथ टुगेदर से आएगा कि नहीं की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा अरेंजमेंट करने जाओगे तो हो रहा आपका, गेटिंग माय पॉइंट, कोई चांस ही नहीं है एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो लॉजिक से बात करनी होती, मैंने आगे ही बताया, दिस इज नॉट क्वांट, दिस इज ओनली लॉजिक, करेक्ट। और बस लॉजिक से फॉलो करते रहो, और जैसे मैंने बताया था जिंदगी में मैजिक फॉलो हो जाएगा, है ना। आप सबकी जिंदगी बढ़िया सी मैजिक के जैसे बहुत अच्छे से, हंसी से, प्यार से निकले। आई ऑलवेज प्रे टू गॉड फॉर दैट कि जितने भी बच्चे हैं मेरे, जितने भी स्टूडेंट्स, उन सब की जिंदगी बहुत अच्छी जानी चाहिए, करेक्ट। चलो कमिंग बैक टू दिस, अब पहले में क्या था, ए था, यहाँ पर क्या है, के है। अब दोनों मिलके आएगा या नहीं आएगा कैसे पता चलता है, अगर दोनों के अंदर कुछ पॉइंट्स कॉमन है ना, तो यहाँ पर आप के से उस पॉइंट तक जा पाओगे, और फिर यहाँ से आप फर्स्ट वाला लेकर उस पॉइंट से आप जो है वो ए तक जा सकते हो। तो अब उनके बीच में कुछ आपको कॉमन पॉइंट चाहिए होते हैं, तो कॉमन पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करो। तो यहाँ पर सी है, इधर नहीं दिखाई दे रहा है, फिर डी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ कनेक्ट होता है, यहाँ मैंने कहीं एफ देखा था, करेक्ट। यहाँ पर बताया एफ से जी कनेक्ट होता है, जी से एच कनेक्ट होता है, फिर एच से आई होता है, आई से जे होता है, और जे से के होता है, तो वो कनेक्शन पूरा बैठेगा, करेक्ट, समझ रहे हो।
तो वो हमें खाली कनेक्शन दे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, साइकिल जो पूरा है ए से बी, बी से सी, सी से डी ऐसा पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा है वो चेक करना था, वो बन रहा है। तो बोथ टुगेदर विल गिव यू द आंसर। क्या मार्क करोगे यहाँ पर आप आंसर, दोनों मिलाकर आ जाता है तो ई, करेक्ट है ना। समझ रहे हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब दूसरा है ना, सेकंड में क्या है स्टेटमेंट। अब मुझे ये बताया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन ऑफ राजू एंड दीपक। तो राजू और दीपक की फाइनल पोजीशन में क्या कितना डिस्टेंस है। अब वापस सेम लॉजिक से चालू करते हैं, किसी एक से आएगा या नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट वन देखता हूँ, यहाँ पर राजू अवेलेबल है पर दीपक है क्या, नहीं है। स्टेटमेंट टू देखता हूँ, यहाँ पर दीपक है लेकिन राजू नहीं है। तो ओनली वन तो सफिशिएंट नहीं होगा, यहाँ पर आएगा तो भी बोथ से ही आने वाला है, करेक्ट। अब इनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्शन वाला कुछ है क्या। तो राजू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट नॉर्थ, इसको आपको ड्रॉ करना है तो भी ये वाला ड्रॉ कर सकते हो, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। यहाँ पर बताया राजू है, स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट इन नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 6। अब नॉर्थ में 6 चला गया, ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 8 राइट में, फिर 8 चला गया, फिर पॉइंट बी पहुंचता है, करेक्ट। अब यही पॉइंट बी से दीपक साउथ में जाना चालू करता है, दीपक स्टार्ट्स। अब बाकी का क्यों मैंने नहीं लिया, मुझे थोड़ी ना पूरा आंसर करना है यहाँ पर। तो मुझे तो खाली राजू दीपक समझना है, समझ रहे हो। यहाँ पर आंसर लाने पर टेंशन मत रखो, यहाँ पर आंसर आ सकता है या नहीं उतने के लिए टेंशन रखो। तो दीपक स्टार्ट्स फ्रॉम बी इन साउथ आफ्टर वॉकिंग 8, मतलब ये साउथ में 8 गया, ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब साउथ से लेफ्ट मतलब हमारा राइट जहां पर होता है वहां, देन वॉक्स 10, तो 10 चला गया यहाँ पर, करेक्ट। एंड देन ही टर्न्स राइट, अब यहाँ से फिर राइट में टर्न करता है, अब वॉक्स फॉर एंड फाइनली स्टॉप्स। तो अब अगर ये डिस्टेंस ही नहीं दिया है तो बाकी कुछ भी हो, आपको टोटल फाइनल डिस्टेंस तो इधर का और ये पॉइंट के बीच का है ना, ये वाला जो फाइनल डिस्टेंस है ये तो नहीं ही मिल सकता है, क्योंकि ये पता नहीं है 2, 5, 10, 12, समझ रहे हो। तो इतना क्लियर हो गया कि दोनों मिला के भी आंसर नहीं आएगा। क्या मार्क करेंगे आंसर हम लोग, डी, समझ रहे हो। तो मैंने ये वाला डेटा एलिमिनेट कर दिया जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी, मैं इधर तक बी पर गया और फिर बी से मैंने दीपक को स्टार्ट करवा दिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू के। जो बी है ना वो कैसे कैसे रिलेटेड है। अब अगेन सेम, बी और ए का रिलेशन अगर पूछा है, बी रिलेटेड टू ए, तो तभी आ सकता है जब एक ही में बी ए दोनों हो। तो यहाँ पर बी और ए दोनों है, यहाँ पर भी है, तो शायद इंडिविजुअली आंसर पॉसिबल है, वी नीड टू चेक। इतना पढ़ लिया मतलब होगा ऐसा नहीं है, मैंने आगे ही बताया था, बट तो आ सकता है ऐसे। अब बताया के इज ब्रदर ऑफ बी। आपको ब्लड रिलेशन इससे पहले पता होना चाहिए कि जो लोग एक ही जनरेशन में होता है उनको हम लोग हॉरिजॉन्टल एरो से बताते हैं, ऊपर वाली जनरेशन जो होती है वो वर्टिकली अपवर्ड एरो होता है, नीचे वाली जनरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड एरो होता है, ऐसा करेक्ट। तो अब बताया है के इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ ई, अभी यही है, ए इज सन ऑफ सी। वापस बी और के से कहीं कनेक्ट नहीं हुए हैं ये लोग, तो ई जो है ए उसके फादर, ए इज सन ऑफ सी, तो ए इज सन ऑफ सी। जी इज सन ऑफ डी, जी जो है वो डी का सन है, एंड एच इज सिस्टर ऑफ जी, और एच इज सिस्टर ऑफ जी, इतना है। बट यहाँ पर आप ए और बी को कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना, तो ओनली वन से तो नहीं हुआ। अब टू देख लेते हैं, ओनली टू, एफ इज नीस ऑफ जी एंड सिस्टर ऑफ ए, तो एफ जो है वो ए की सिस्टर है,
और जी की नीस मतलब इसका कोई पेरेंट जो होगा वो पेरेंट्स का ब्रदर या सिस्टर जी होगा। बी सिस्टर इन लॉ ऑफ जी मतलब जी के भाई की वाइफ जो है वो बी है। बी सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, करेक्ट। D has only 3 children and one of them is ये G। अब दोनों तो कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे हम लोग क्योंकि B के G H तो गड़बड़ हो रहा है, करेक्ट, सब कुछ कनेक्ट करने में है ना। D has only 3 children, अब D को खाली 3 बच्चे हैं, उसमें से एक G है। अब अगर मैं दोनों को इंडिविजुअली तो नहीं हो रहा है, अब दोनों को कनेक्ट भी करूंगा तो D को 3 बच्चे हैं, उसमें से एक G ये बेटा है, फिर ये H उसकी सिस्टर है, और ये जी का कोई एक भाई होगा, इसकी वाइफ जी का सॉरी कोई ये एक भाई होगा, और उस भाई जो है उसकी वाइफ बी होगी, और ए यहाँ पर है दो एक्चुअली। अभी भी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये सिस्टर इन लॉ में मैंने अज्यूम कर लिया ना कि सिस्टर इन लॉ जो है, बट सिस्टर इन लॉ तो इसके भाई की वाइफ ही बनेगी, तो आई थिंक ये सेट हो रहा है। तो बोथ टुगेदर इज सफिशिएंट। कैसे दोनों मिलके सफिशिएंट हो गए पता है? ए है ना, उसकी बी मदर है, ए जो है उसके लिए एफ इज द नीस ऑफ जी एंड सिस्टर ऑफ ए, तो ए और एफ थे यहाँ पर, दोनों कनेक्ट कर लिया। दोनों कनेक्ट करने से क्या हुआ, यहाँ पर ये डी का बेटा था जी, एच उसकी बहन थी, और फिर यहाँ पर मुझे ये बताया है कि बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। जी जो है उसकी सिस्टर इन लॉ जो थी वो बी थी। सिस्टर इन लॉ मतलब इसका जो भी भाई था वो भाई की, इसको एक भाई तो होगा, सीधी सी बात है, डी को 3 बेटे हैं, मतलब 3 चिल्ड्रन है, नॉट बेटा, पर थ्री, डी को 3 चिल्ड्रन है, उसकी वाइफ थी बी, और बी जो है उसकी बेटी ए हो गई। वो कैसे पता चला? क्योंकि बेटी बेटा जो भी है वो ए हो गया, ए इज द चाइल्ड। वो कैसे पता चल गया? क्योंकि एफ जो है वो नीस है जी की। नीस मतलब जी, उसका जी मेल है, यहाँ से पता है, तो जी अंकल है। अब एफ ए की सिस्टर है, तो जो जी अगर उसका अंकल है एफ का, तो ए का भी अंकल है, करेक्ट। तो ए का भी अंकल मतलब ए का जो भाई है उसकी बेटी या बेटा चाइल्ड जो है वो ए है, और भाई की बीबी वाइफ जो थी वो बी थी, तो बी ए की मदर। तो बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर। क्या मार्क करूंगा? ई जो है वो आंसर मार्क कर दूंगा, करेक्ट। हाउ इज मे रिटन इन दी कोड लैंग्वेज, ये सबसे इजी सबसे सिंपल वाला केस होता है, हाउ इज मे रिटन इन दी कोड लैंग्वेज। तो इस यहाँ पर हमें मे कॉमन में ढूंढना होता है। शी ही वी है यहाँ पर, दे वी में है, तो इस दोनों से हमें वी कॉमन निकलेगा, और इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? आईपी। तो वी जो है उसका आईपी उतना पता चल गया, लेकिन यहाँ पर मे और दे दो बचा है, और ये दो बचे हैं, तो इन दोनों में से मे कौन सा पता नहीं है, तो ओनली वन इज नॉट सफिशिएंट। अब ओनली टू का ट्राई करते हैं। शी कुड बी एंड वी है, वी ही शुड, तो ओनली टू तो पॉसिबल ही नहीं है, टू में तो मे है ही नहीं। अब दोनों मिलाकर है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, बोथ मिलाकर चेक करने की कोशिश करते हैं कि दोनों मिलाकर होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हमें मे और दे दो बचा था, है ना बच्चों, तो कहीं पर ये कनेक्ट होगा मे और दे, तो या तो मे चाहिए इधर दूसरे में, या तो दे चाहिए हमें, दोनों में से एक भी मिल गया मतलब हमारा आंसर आ गया। बट ना तो मे है ना तो दे है, तो बोथ नॉट सफिशिएंट हो जाएगा, और मार्क द आंसर डी। फिर नेक्स्ट में पूछा है हु इज द टॉलेस्ट अमंग ए बी सी डी ई एफ। अगेन
अब ऐसे क्वेश्चन देखने का तरीका ये होता है कि जिसमें ए बी सी डी ई एफ सारे आ जाएंगे वही अलोन सफिशिएंट हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ भी आ गया, है ना। तो शायद स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट हो सकता है। दूसरा को चेक करता हूं मैं। एफ आ गया, सी आ गया, बी आ गया, डी आ गया, ई भी है और ए भी है, तो शायद ये भी अलोन सफिशिएंट हो सकता है ना। हु इज द टॉलेस्ट, अब स्टेटमेंट 1 को हम लोग टैली करते हैं। तो सी इज टॉलर देन बी, तो सी इज टॉलर देन बी एंड शॉर्टर देन डी। जो टॉलर होता है वो टॉलर ग्रेटर वाली साइड पर आता है, जो शॉर्टर होता है वो लेस देन वाली साइड पर आता है, करेक्ट। अब बताए डी इज नॉट दी टॉलेस्ट, बी इज टॉलर देन ई, बी इज टॉलर देन ई, एफ इज टॉलर देन सी एंड ऑल्सो ए। एफ जो है वो सी से भी टॉल है और एफ जो है वो ए से भी टॉल है। तो एफ जो है वो सी से टॉल और ए से भी टॉल। तो सी और ए का, सी तो बताए ए जहां पर भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग शॉर्टेस्ट वाला साइड नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग खाली टॉलेस्ट वाला ढूंढ रहे हैं। तो सी से भी अगर एफ टॉल है मतलब एफ यहाँ पर ऊपर की साइड पर कहीं पर जाना चाहिए। लेकिन हमें बताया कि डी टॉलेस्ट नहीं है। अगर डी टॉलेस्ट नहीं है तो, और सी अगर, सी से अगर एफ टॉलेस्ट है तो एफ अगर सी से टॉलर है और डी अगर टॉलेस्ट नहीं है, मतलब सीधी सी बात है टॉलेस्ट कौन हो गया, एफ हो गया। तो एफ इज द टॉलेस्ट, ओनली वन इज सफिशिएंट टू आंसर। अब ओनली टू भी चेक करना पड़ेगा हमें, आइदर और हो सकता है ना। तो ओनली टू में लिखा है। अब टू चेक करते वक्त फर्स्ट को भूल जाना, और सेकंड का टू का आंसर फर्स्ट से अलग आया तो भी चलेगा, क्योंकि फर्स्ट अलोन इटसेल्फ वाज सफिशिएंट फॉर द आंसर। तो स्टेटमेंट टू में लिखा है एफ इज टॉलर देन सी एंड बी बोथ, सी एंड बी बोथ, सी और बी में कौन टॉलर वो हमें नहीं पता है। डी इज टॉलर देन बी, अगेन डी जो है वो बी से टॉलर है। ई इज शॉर्टर देन बी, ई इज शॉर्टर देन बी, ए इज शॉर्टर देन डी और डी से शॉर्ट ए है। तो प्रॉब्लम ये है कि एफ और डी में से कौन टॉलर ज्यादा है वो हमें नहीं पता है, तो इसका हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ओनली वन इज सफिशिएंट, तो आपको उधर आंसर ए मार्क करना था, करेक्ट है ना। चलिए, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ आ गया, वापस ए और एफ दोनों चाहिए आपको। तो एम, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ए है। अब सेकंड में ए है, सेकंड वाले में ए है लेकिन एफ नहीं है, करेक्ट। तो 90% चांस ये है कि अगर ये आंसर बनता होगा तो ओनली वन से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ए और इन दोनों को क्लब करके आंसर आने के चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए है करेक्ट, लेकिन वो तो इधर ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए। चलो बनाते हैं। एम इज सिस्टर ऑफ एफ, एम इज सिस्टर ऑफ एफ, करेक्ट। बी इज मदर ऑफ एम, अब बी इज मदर ऑफ एम। अगर एम की मदर है मतलब एफ की भी मदर है, सीधी सी बात है। डी इज फादर ऑफ एल, डी इज फादर ऑफ एल, एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, मतलब ए का हस्बैंड या तो वाइफ होगी, उसका भाई जो है वो एल है। सी इज मैरिड टू डी, अब फिर बताया है सी इज मैरिड टू डी and has only two children, one of them being B. Has only two children, one of them being B. तो इनके खाली दो बच्चे हैं, उसमें से एक एल आ गया तो दूसरा कौन हो जाएगा, बी। तो ये बी, मतलब ये बी मिल गया, तो ए बी का हस्बैंड है। बी जो है वो एम की मदर है और वो एफ की भी मदर है। तो अब हम लोग पूरा कनेक्ट कर पाए। एंड ओनली वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ डी इज मैरिड, और डी का खाली एक ही बच्चा मैरिड है, मतलब बी मैरिड है, एल मैरिड नहीं है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो एफ की बी मदर और मैरिड टू ए, मतलब ए जो है वो एफ के लिए क्या है, फादर है। आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो फर्स्ट से आ रहा है, सेकंड में तो खाली ए ही है, एफ तो है ही नहीं करेक्ट। तो फिर सेकंड चेक करने का कि ओनली टू है या नहीं, कोई लॉजिक नहीं या सेंस नहीं बैठ रहा है।
तो मार्क द आंसर ए एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। अब बताया है व्हाट इज राजूस रैंक इन अ क्लास ऑफ 44 स्टूडेंट। तो क्लास में 44 स्टूडेंट है, उसमें राजू जी जो है वो कहाँ पर है। चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि राजू भाई जो है वो कहाँ पर होंगे। चलो देखते हैं। तो कमल हुज रैंक इज 17th इन द क्लास। अब क्लास के टोटल बच्चे अवेलेबल अगर होते हैं ना तो जिंदगी थोड़ा इजी हो जाता है। टोटल 44, कमल हुज रैंक इज 17, तो यहाँ से 17 ऊपर से कमल है। इज अहेड ऑफ रितिका बाय 6 रैंक, ठीक है, वो रितिका से 6 रैंक, तो यहाँ पर रितिका होगी, करेक्ट। एंड रितिका बीइंग 7 रैंक्स अहेड ऑफ राजू, और रितिका राजू से भी 7 रैंक ऊपर है ना। यहाँ से 6 और 7 और 6 मतलब ये 13 रैंक ऊपर है, तो इससे ये दोनों, ये मतलब राजू जो है वो 13 रैंक्स नीचे होगा, करेक्ट। तो आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना है वो सोचने में दिमाग खराब मत करना। तो पहला जो आंसर आता है। दूसरा वाला चेक करते हैं। प्रेमिस वापस टोटल 44 है। मैंने पहले ही बताया था टोटल बच्चे होते हैं तो लाइफ हमेशा इजी हो जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। टोटल 44, प्रेमिस 26 है ना, नाम है प्रेम। प्रेम तो यही वाला प्रेम है जो आपको ये क्वेश्चन के प्रति और ये टॉपिक के प्रति भी दिखाना पड़ेगा। तो 26 पर कौन है, प्रेम है। प्रेम इज 26 रैंक अहेड ऑफ राजू लिखा है, ओके। तो प्रेम इज 26 रैंक्स अहेड ऑफ राजू, करेक्ट। तो इससे 26 नंबर ऊपर है प्रेम। फिर बताया सीता इज 6 रैंक बिहाइंड राजू, राजू से 6 रैंक नीचे सीता है। while पिंकी stands exactly in the middle of प्रेम एंड सीता, प्रेम और सीता के बिल्कुल बीच में पिंकी होगी, और हर रैंक इज 17, तो मिल जाएगा बिल्कुल। टोटल 44 पता है, अब 17 पर पिंकी बिल्कुल बीच में है, करेक्ट। इससे ये जितना ऊपर इतना ही नीचे सीता और प्रेम, और फिर बताया था इससे खाली 6 ऊपर जाएंगे तो राजू आ जाएगा। तो आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आइदर और आएगा, सी मार्क कर लेना। खाली 1 से भी आता है, खाली 2 से भी आता है, और आंसर जो है वो सेम आने जरूरी नहीं होते हैं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट, हु इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एक्स, यहाँ पर ये बताया है। तो एक्स इज द ब्रदर ऑफ एल, हु इज डॉटर ऑफ क्यू। तो पैटर्नल अंकल ऑफ एक्स, अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। खाली एक्स का ही पूछते हैं तो एक्स तो दोनों में है ही है ना। तो खाली एक ही इंडिविजुअल है तो अब मैं वैसे चेक नहीं करूंगा कि दोनों नहीं, दोनों होते हैं ना तो इजी पड़ जाता है कि इसमें दोनों है इसमें नहीं है, तो इससे हो सकता है इससे नहीं हो सकता है। अब हमें दोनों चेक करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर बताया एक्स इज द ब्रदर ऑफ एल, एक्स एल का भाई है। एल हु इज डॉटर ऑफ क्यू, एल अगर क्यू की डॉटर है तो मतलब सीधी सी बात है कि एक्स क्या होगा, वो भी तो क्यू का सन ही होगा ना। क्यू हु इज सिस्टर ऑफ एन, सिस्टर ऑफ एन, सॉरी थोड़े लेक्चर ज्यादा हो रहा है एक्चुअली, इसलिए। क्यू हु इज सिस्टर ऑफ एन, एन हु इज ब्रदर ऑफ एक्स। तो पैटर्नल अंकल नहीं मिलेंगे इससे। पैटर्नल क्यों नहीं मिलेंगे, ये तो मम्मी वाली साइड मिल रही है ना, मतलब सारा मैटरनल चल रहा है, जबकि पूछा है पैटर्नल, तो ओनली 1 से तो नहीं आया। अब 2 देखते हैं। एम इज ब्रदर ऑफ के, के हु इज हस्बैंड ऑफ एल। तो एल जो है, अब जरा इसको पहले एक बार साइड में रख दो, फिर जरूरत पड़ी तो जोड़ देंगे। तो एल, एल को हस्बैंड जो है वो इसलिए अलग से कर रहा हूं क्योंकि ओनली 2 से आ गया, तो अगर इधर ही जोड़ दूंगा तो हमें ये ऐसा महसूस होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज करके आंसर लाए, है ना, इसलिए। तो एम इज ब्रदर ऑफ के हु इज हस्बैंड ऑफ एल, तो इसका हस्बैंड के है, के का ब्रदर एम है। अब ये हस्बैंड वाली साइड चल रही है उसकी। नॉर्मली पैटर्नल के लिए हस्बैंड और उसके भाई बहन की जरूरत पड़ती है। एल, एल हु इज मदर ऑफ जी, एल हु इज मदर ऑफ जी, जी हु इज सिस्टर ऑफ एक्स। तो
जी हु इज सिस्टर ऑफ एक्स, तो जी के फादर के, एक्स के भी के, और एम अगर उसका भाई है तो इन दोनों के लिए ये पैटर्नल अंकल बन गए। तो ओनली 2 से आंसर आ गया, मतलब मार्क द आंसर एज बी एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हमें पूछा गया है कि पी क्यू आर एस टी यू में से टॉलेस्ट कौन है। अगेन इसका प्रोसेस ये होता है कि देख लो कहाँ पर सारे आए हुए हैं, जो भी 6 लोग 7 लोग की बात होती है वो। तो यहाँ पर ऑल 6 आर देयर, ये कितने हैं, 5 और 1 6 है। तो पी आर टी यू क्यू एस, वाह 6 के 6 है ना। तो स्टेटमेंट 1 अलोन चेक करना पड़ेगा। पी इज टॉलर देन आर एंड टी बट नॉट एज टॉल एज यू, मतलब यू जो है वो पी से भी ज्यादा टॉल है। यू हु इज टॉलर देन क्यू एंड एस, तो यू टॉलेस्ट है। मिल गया ओनली 1 से। अब 2 भी चेक करना पड़ेगा, अगर सारे उसमें भी है तो कोई 4 या 5 ही है तो 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी ऑल 6 के 6 है तो चेक करना पड़ता है, उस केस में सी मतलब आइदर और बनने के चांसेस रहते हैं, इसलिए। तो आर आ गया, यू आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया। तो 1 2 3 4, खाली 4 की ही बात है। यहाँ पर ना तो एस है ना, ना तो कौन है, टी है। समझ रहे हो बच्चे वो। देखो ऐसा बताया, आर इज थर्ड इन हाइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आर जो है ना वो थर्ड है, मतलब उससे ऊपर 2 लोग होंगे। एंड नॉट एज टॉल एज इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड नॉट एज टॉल एज यू एंड पी एंड क्यू। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये तीसरे नंबर पर आर है, मतलब बाकी के 3 उससे ऊपर रहेंगे, है ना, ज्यादा टॉलर होंगे उससे। यू पी एंड नॉट एज टॉल एज यू पी क्यू। तो यहाँ पर बाकी 2 क्या नहीं लिखा है, तो भी अच्छा हुआ हमने चेक कर लिया, क्योंकि उन दोनों की जरूरत नहीं पड़ी। आर थर्ड है बोल दिया तो बाकी 2 जो थे ना जिनके एस और टी के बारे में लिखा नहीं, वो इससे कम है। तो वो पेपर सेटर्स भी स्मार्ट होते हैं, कभी कभार इंडिविजुअली बड़ा सोच के क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, जैसे कि ये वाला किया हुआ है, वेरी नाइसली डिजाइन क्वेश्चन। अब बताएं, क्यू बीइंग टॉलर देन पी बट नॉट दी टॉलेस्ट। क्यू पी से टॉल है लेकिन टॉलेस्ट नहीं है। क्यू अगर पी से टॉल लेकिन टॉलेस्ट नहीं है, तो टॉलेस्ट कौन बचा, यू बच गया। तो 2 अलोन इज ऑल्सो सफिशिएंट टू आंसर, क्या आएगा, आइदर और। आई होप आप ये समझे कि 6 लोग थे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बता दिया आर जो है वो तीसरे नंबर पर है ना, असेंडिंग में नीचे से तीसरा नंबर है। मतलब सबसे छोटे वाले को, सबसे कम वाले को मैं 1 बताता हूँ, 2 4 5 और 6 जो है ये टॉलेस्ट बनेगा यहाँ पर। फिर बताया आर से क्यू पी यू तीनों ज्यादा है। फिर बताया क्यू जो है वो पी से ज्यादा लेकिन सबसे ज्यादा नहीं, तो क्यू पी से ज्यादा और सबसे ज्यादा नहीं, मतलब इधर होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा के लिए कौन बचेगा, यू बच जाएगा। विथ मी, क्लियर। तो आइदर और आंसर टिक करिए। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें ये बताया है कि डू एक्स वाई जेड स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन। अब पहले तो हमें एक्स वाई जेड जिसमें है वो चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर x है, y भी है एंड z भी है। आ सकता है आंसर उससे अकेले से, x है, y है एंड z भी है। करेक्ट, हाँ तो दोनों चेक करने पड़ेंगे। f इज 3 किलोमीटर नॉर्थ और, अब बताया f इज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ ऑफ e। तो e के साउथ में 3 जो है वो f है। अब e और f आया, अब नेक्स्ट आपको ई एफ रिलेटेड चीज ढूंढनी होती है, जैसे कि यहाँ पर है k 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ, तो 6 यहाँ पर ये k है। x इज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ f। अब f से 3 ऊपर, तो 3 ऊपर e है, जबकि ये तो x जो है x इज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ y, है ना, सॉरी नॉर्थ ऑफ f। तो e और x एक ही जगह पर होंगे। गेटिंग माई पॉइंट।
अब बताया y इज 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ ई। ई के ईस्ट में, ई का जो ईस्ट है वहां पर, ई के ईस्ट में मतलब इधर 4 कौन है, z, सॉरी यहाँ पर कौन था, y, एंड z इज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ, एंड z यहाँ पर 5। तो क्या एक्स वाई जेड स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल है, एक्स वाई जेड एक ही लाइन में है इधर, है ना। तो 1 से तो आंसर आ रहा है। अब सेकंड चेक करते हैं। तो x इज 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ l, तो l से 2 ऊपर x है, करेक्ट। फिर बताया है k इज 4 टुवर्ड्स द, तो यहाँ पर इससे 4 k है। s इज 1 मीटर साउथ टुवर्ड फ्रॉम द k, तो इससे 1 साउथ में s है ना। m इज 2 टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ s, s से वापस 2 यहाँ पर m हो गया। फिर y इज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ m, अब m के नॉर्थ में y, अब ये 2 और ये 1, मतलब ये टोटल 3 बनेगा ना। y तो एक्चुअली एक्स वाई एक ही लाइन में आ गए, क्योंकि 2 और 1, 3 नीचे आए तो 3 ऊपर चले गए। और z इज 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम w, तो w से नॉर्थ में, अब w कहाँ से आ गया इसमें, है ना। w तो कहीं पर भी है ही नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं बना पाया। क्यों, क्योंकि z का प्रॉब्लम आ गया है ना। तो ओनली 1 इज सफिशिएंट, ए टिक करो। और नेक्स्ट पर चलते हैं। विच डायरेक्शन इज तृप्ति फेसिंग, अब हमें ये बोला है कि तृप्ति जो है वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रही है। तो इफ सुंदर हु इज करंटली फेसिंग ईस्ट, तो ईस्ट में इधर फेसिंग पर सुंदर है, टर्न्स 90 डिग्री टुवर्ड्स हिज राइट। जब हम लोग ईस्ट फेसिंग होते हैं ना, तो राइट टुवर्ड्स साउथ होता है ना। और टुवर्ड्स नॉर्थ पर क्या होता है, लेफ्ट होता है, करेक्ट। तो सुंदर 90 डिग्री टुवर्ड्स हिज राइट टर्न करेगा, तो टर्न 90 डिग्री मतलब ये सुंदर जो है फिर साउथ देखने लगेगा। समझ रहे हो, ऐसा केस है। देखो अभी इधर देख रहा है सुंदर, अब 90 डिग्री साउथ में, चलने घूमने नहीं जा रहा है, खाली टर्न कर रहा है, मतलब खड़ा इधर ही है, इधर देख रहा था 90 टर्न करेगा राइट में, टुवर्ड्स राइट, मतलब अब साउथ में देखेगा। ही वुड फेस डायरेक्टली एग्जैक्टली ऑपोजिट टू तृप्ति, तो तृप्ति उससे ऑपोजिट देखेगी, मतलब तृप्ति उस टाइम पर नॉर्थ देखेगी, तो वो पहले वाले से आंसर आता है। दूसरा वाला देखते हैं। इफ सीता हु इज करंटली फेसिंग साउथ, तो यहाँ पर बताया सीता साउथ में फेसिंग करती है, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1, ये साउथ से लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट जो होता है वो हमारा राइट वाला डायरेक्शन होता है। और फिर 1 किलोमीटर इधर टर्न्स टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1, तो साउथ से लेफ्ट मतलब ईस्ट में, तो सीता पहले इधर देख रही थी साउथ में, वहां पर चली कुछ नहीं है, वहां से फिर लेफ्ट में टर्न करा, मतलब ईस्ट में देखने लगी, और फिर 1 किलोमीटर गई यहाँ पर, है ना। एंड देन टेक्स से लेफ्ट टर्न अगेन, फिर वापस लेफ्ट टर्न लेती है, तो अब ईस्ट से लेफ्ट मतलब, ईस्ट से लेफ्ट मतलब नॉर्थ की ओर, एंड शी वुड फेस दी, एंड शी वुड फेस दी सेम डायरेक्शन एज तृप्ति, और तृप्ति वाले डायरेक्शन में ही फेसिंग हो जाएगा, तो इसका फेस नॉर्थ मतलब तृप्ति भी नॉर्थ, तो ओनली टू बी सफिशिएंट। यहाँ पर आंसर हमें क्या मार्क करना पड़ेगा, सी, है ना। ये आंसर नहीं मार्क कर रहा था, आइदर और लिख रहा था एक्चुअली में। सी आइदर और, फर्स्ट से भी आ सकता है या तो सेकंड से भी आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो है वो डेटा सफिशिएंसी के कैसे अप्रोच करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइकिंग दिस वीडियो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ वेर एवर यू आर।